वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं लिवर सिरोसिस के हवाले से। ये एक जिगर की बीमारी है और साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद हसन साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट SIUT से इनका ताल्लुक़ है। और इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं रावलपिंडी से हमारे कॉलर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, मिजाज ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा टॉपिक सिलेक्शन है आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लिवर के कॉन्टेक्स्ट में मुझे छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं। जी जी। एक तो ये है कि अगर लिवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहा हो जबकि आप डाइट भी लो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हों, तो इसके मुज़र असरात से कैसे बचा जाए? ठीक है। और दूसरा, किन डाइट से लिवर को तक़वियत दी जा सकती है, लिवर की हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा सवाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद साहब, आपके सवाल का जवाब आपको प्रोग्राम के बीच में मिलेगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम टॉपिक बार बार अनाउंस करते रहें, ये बताइए लिवर सिरोसिस कहते किसको है? अच्छा, सिंपली आप इस तरह समझ लीजिए कि जिगर बहुत सारी वजूहत की वजह से जब सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसका काम कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम सिरोसिस कहते हैं। और वजूहत जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी हो सकती है उसमें, मसलन हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। ये दो चीज़ें हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कॉमन है। फिर आप अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, शराब नोशी की वजह से। शराब नोशी की वजह से फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम है, लेकिन बहरहाल मौजूद है और शायद कुछ ज़्यादा अब होता जा रहा है, जैसे जैसे शराब का इस्तेमाल ज़्यादा आम होता जा रहा है। फिर और बहुत सारी मोर्सी बीमारियाँ होती हैं। अभी विल्सन्स की बात हुई, मेटाबॉलिक डिजीज़, तो ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ की एक पूरी चेन है। फैटी लिवर हमारे यहाँ कॉमन है, उसमें भी कुछ लोग जो है अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ चले जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसमें कुछ जिस्म के अपने अंदर ऐसे मादे पैदा हो जाते हैं जो जिगर को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी और सी है, जिसकी वजह से सिरोसिस। तो क्या हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के हर मरीज को लिवर सिरोसिस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हेपेटाइटिस बी और सी में क्वार्टर से भी कम, 20% से भी कम लोग जो है वो सिरोसिस की तरफ जाते हैं। आमतौर पर 80% लोग जो है या तो वो इलाज से बच जाते हैं, या ये कि वो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे रहते हैं, पूरी तरह वो सिरोसिस डेवलप नहीं हो पा रहा है। अच्छा, सिरोसिस का मतलब क्या होता है कि क्या ये लिवर फेलियर का कोई स्टेज है? सिरोसिस लिवर फेलियर नहीं है, लेकिन सिरोसिस में बेसिकली दो तरह की हम वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पनसेटेड एंड डीकॉम्पनसेटेड। तो कॉम्पनसेटेड ये होता है कि जब तक जिगर संभाले वो होता है, उसका काम कम हो गया, अफ़ाल काफ़ी कम हो गए, लेकिन बहरहाल उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नॉर्मल एक रखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेलियर की तरफ जाता है। डीकम्पनसेट जिसे हम कहते हैं कि डीकम्पनसेट होना शुरू हो जाता है। तो वही स्टेज है कि वो अल्टीमेटली जो है बहुत एडवांस होकर और बिल्कुल जब जिगर बैठ जाता है तो हम उसको फिर लिवर फेलियर कह देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इसकी अलामतों पे जाने से पहले विल्सन डिजीज़ की बात आपने की थी। विल्सन डिजीज़ के लिए मिसेस फरहा, जिनके साहबजादे को थी, पहली बात, ये विल्सन डिजीज़ होती क्या है, किस उम्र से होती है और कोई इसकी वजह होती है, ज़रा इसके मुताबिक बता दीजिए। विल्सन डिजीज़ बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसमें होता ये है कि कॉपर जो है वो जिगर में, ब्रेन में और मुख्तलिफ आज़ा के अंदर डिपॉजिट कर जाता है, और जिसकी वजह से वो ये सारे इनके अफ़ाल मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। जिगर में सिरोसिस हो जाता है, ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज होते हैं, जिससे ये मुख्तलिफ जहनी अमराज की सूरत में सामने आते हैं। फिर मुख्तलिफ ऑर्गन, दिल को भी अफेक्ट करता है, लबलबे को भी अफेक्ट करता है। तो ये सारी मेन उसकी मैनिफेस्टेशन आँखों में भी होता है। आँखों में तो हम रिंग के जरिए से पहचान रहते हैं, लेकिन ये आँखों में जनरली कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। ये कितना कॉमन है? बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल मौजूद है हमारे यहाँ। और उसमें क्या ये फैमिली में रन करता है? बिल्कुल फैमिली, यानी मिसेस फरहा के साहबजादे को था तो डेफिनेटली। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनको अपनी बाकी जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन करा लेना चाहिए। स्क्रीनिंग में दो चीज़ें खास तौर पे अहम होती हैं। एक तो आँखों का मुआयना करा लें, सिंपल सा एक मुआयना होता है जो कि वो कोई भी डॉक्टर स्प्लिट लैम्प से मुआयना करके वो देख लेता है। दूसरे, इनको सेरेलोप्लाज्मिन एक टेस्ट होता है, वो करा लें। तो ये दो चीज़ों से जनरली आइडिया हो जाता है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये एक कंट्रोलेबल चीज़ है। अगर शुरू की स्टेजेस से पता चल जाए तो दवाएं हम शुरू करा देते हैं और मरीज़ तकरीबन एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, ना उसको सिरोसिस डेवलप होता है, ना उसको ब्रेन डैमेज डेवलप हो रहा होता है। तो ये जितने भी लोग विल्सन के हवाले से, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी फैमिली के दूसरे मेम्बर्स को भी वो स्क्रीन करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए, अलामतें क्या होती हैं सिरोसिस की?
बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, क्योंकि अमूमन 15-20 साल तक हेपेटाइटिस सी और बी की अगर हम बात करें तो 15-20 साल तक कोई अलामतें नहीं होती, मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक होता है। अच्छा जनाब, तो सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि जी अंदर है वायरस मौजूद है, और जब वो वायरस का पता चलता है तो उससे फिर हमें अंदाज़ा होता है कि नुकसान भी कर रहा होगा। तो ये अमूमन हेपेटाइटिस सी के अंदर तो 20 से 25 साल लग जाते हैं सिरोसिस डेवलप होने में, और हेपेटाइटिस बी में भी तकरीबन 15-20 साल लग जाते हैं। तो उस वक्त तो मरीज़ को कोई किसी किस्म की अलामतें नहीं होती, सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है, या कुछ मामूली सी होती हैं, थकन हो गई, कभी कभी कमज़ोरी सी महसूस करता है, या कभी जॉइंट पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं। जब एक दफ़ा सिरोसिस डेवलप हो जाए और सिरोसिस भी डीकम्पनसेशन की तरफ जा रहा हो, तो फिर ये सारी अलामतें होती हैं। पाँव में सूजन आ जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, बाद औक़ात ये खून की उल्टी आती है या खून के पैखाने आने शुरू हो जाते हैं, ये सारी। और फिर उसके बाद मरीज़ जो है, जब वो जहरीले मादे जिसमें जमा होते हैं तो वो आलूदगी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन ये सारी वाज़ेह अलामतें उस वक्त आती हैं जब वो सिरोसिस डेवलप हो चुका होता है और डीकम्पनसेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, आपने एक बात कही थी फैटी लीवर। फैटी लीवर का क्या मोटापे से कोई ताल्लुक़ है? जनरली ताल्लुक़ है कि मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। अब फैटी लिवर जो जनरली हमारी है वो मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लिंक कर रहा होता है। जिन लोगों में टेंडेंसी होती है शुगर डेवलप होने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें मौजूद होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शुगर उनको डेवलप हो चुकी है, रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। अच्छा, अमूमन जब जी डॉक्टर साहब पहले बात पूरी करें आप। फिर ये कि हमारी जो डाइट वगैरह जिसमें हम जिस तरह से वो पूरा चिकनाई तैर रही होती है हमारी है, तो वो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है उसके नहीं, तो फैटी लीवर अमूमन जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो फैटी लीवर बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल, जो फाइंडिंग होती है, ये क्या हर फैटी लीवर जो है वो सिरोसिस की तरफ मूव कर सकता है? नहीं, मतलब हमारे यहाँ का डाटा ऐसा सच अवेलेबल नहीं, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे यहाँ की जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो शायद इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितने बाहर के मुल्कों में होती है। वहाँ पे अमूमन कहते हैं कि अप टू 30% ऑफ द पेशेंट दे कैन डेवलप सिरोसिस एट सम स्टेज, सिरोसिस में चले जाते हैं 30% के करीब। हमारे यहाँ शायद इससे कम है, लेकिन बहरहाल चांस होता है कि फैटी लिवर कुछ सालों के बाद अल्टीमेटली वो जिगर सुकड़ जाए और सिरोसिस की तरफ चला जाए। अच्छा, ये बताइए कि कोई ग़िज़ा ऐसी है, जैसे कि अहमद साहब ने पूछा रावलपिंडी से, जो कि जिगर को मजबूत रखे और सिरोसिस से दूर रखे? देखिए, ये जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना कि कोई ख़ास ग़िज़ा जो है ख़ास उसको जाके जो है वो तकवीत पहुँचाती है, ऐसा जनरली नहीं होता। एक हम अगर बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें तमाम अंसर मौजूद हों, बैलेंस फॉर्म के अंदर, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लेकिन अपनी एक मकदार में, तो वो एक पूरी ओवरऑल काफ़ी रहती है। तो जिगर के लिए भी ऐसा कोई टॉनिक नहीं है या ऐसी कोई ग़िज़ा नहीं है कि जो आके जिगर को ताकतवर बनाना शुरू कर दे। जनरल एक जो बैलेंस डाइट होती है वो इस्तेमाल करें, तो उससे ये है कि ये। अच्छा, फिर कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक इन्होंने बात की थी, तो उसकी बहुत सारी वजूहत, मतलब कि ग़िज़ा में कम हो लेकिन जिगर ज़्यादा बना रहा हो कोलेस्ट्रॉल। अच्छा जी हाँ, इस तरह की कंडीशन जो होती है उनमें फिर अल्टीमेटली मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपने डाइट भी कंट्रोल रखनी होती है, आपने एक्सरसाइज भी करनी होती है, और फिर अल्टीमेटली मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग हम यूजुअली शुरू करते हैं तो उससे फिर कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें और कोई ग़िज़ा ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट रोल नहीं बनता। पर साहब ये बताइए कि जिनको फैटी लिवर आया है, जिन को, क्योंकि ये जुमला सुनने के बाद हर आदमी जिसको कभी फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आया है, और बहुत से हो सकता है अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो क्या करें कि उनका जो चर्बी है यानी जिगर में, वो कैसे गुलाएं उसको? चर्बी जमा होना आसान होता है, गुलाना ज़रा मुश्किल होता है। तो वो डेफिनेटली एक तो ये कि अल्ट्रासाउंड काफ़ी जब एडवांस हो जाती है, 30% से ज़्यादा फैट होती है, तब वो पिक कर रहा होता है। उससे पहले हो सकता है कि अंदर चर्बी मौजूद हो। तो जनरली भी हमें हर एक को ये ख्याल रखना चाहिए कि एक हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई से परहेज करें। साहब क्या करें, यहाँ पे कौरमे, कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, ये तो हमारे देखें ना, आप चाहे शादी ब्याह में चले जाएँ, चाहे किसी के खुदा ना खास्ता किसी की मैयत में चले जाएँ, खाने यही हैं, ठीक है ना। हमारा, और उसके अलावा हमारे घरों में भी हर खाने में जिसमें ऊपर रोगन ना हो, तो ये कहते हैं कि खाना तो बेरौनक है। बिल्कुल ठीक है। ये असल में हमारी वो कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं जो कि हमें चेंज करनी पड़ेगी। वरना आप देखें हर एक का हमारे यहाँ पॉट बैली डेवलप हो जाता है। कोई 5-5 इंच जो है एक वो तय चढ़ी हुई होती है पेट के ऊपर चर्बी की, तो वो जिगर का भी ये हाल होता है। तो बहरहाल उसमें करना ये होता है कि आप तो लिवर, लेकिन इसमें जो करना होता है ना, वो आप बताएंगे अभी ब्रेक के बाद। ओके। डॉक्टर साहब ने बताया है कि वायरल हेपेटाइटिस बी और सी जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, उसकी एक वजह लिवर सिरोसिस, उस पर भी बात करेंगे।
मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिसमें विल्सन डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस और बहुत सी बीमारियाँ हैं वो भी कुछ हुआ होती हैं। दवाइयों का भी पूछूंगा इनसे। इसके अलावा शराब नोशी जो है इस पर भी बात की जाएगी, इलाज के ऊपर भी लिवर सिरोसिस की बात की जाएगी। लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।